नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का द परफेक्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं पहली कक्षा जो गणित का शिक्षण था, उसी का रिवीजन करते हुए मैं आगे के बचे हुए पॉइंट को आपको बताता हूँ। सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा, उसमें हमने ये विशेष रूप से एक चीज़ ये देखा कि हमने गणित के इतिहास के बारे में बात की। तो गणित के इतिहास के बारे में मैंने आपसे कहा था कि उसको भी 5 कालखंडों में बाँटा गया है, जिसमें से प्रमुख है आदिकाल, जिसमें हम दार्शनिक प्रणाली के बारे में बात करते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था मध्यकाल। मध्यकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब के समय में, उस समय मध्यकाल के दौरान भारत के इतिहास के गणित में सबसे जो प्रमुख गणितज्ञ हैं उनका जन्म हुआ था। उसी के साथ हम आगे बात करते हुए चलते हैं कि गणित के अर्थ व प्रकृति के बारे में। तो इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ा था, लेकिन एक बार मैं फिर आपको समझा देना चाहता हूँ कि गणित मनुष्य के मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करता है तथा विचारों की दशा प्रदान करता है, विचारों को एक दिशा प्रदान करता है। वास्तव में गणित वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज हेतु निर्मित किया। कौन सा सत्य? कि जैसे हम 2 धन 2 बराबर 4, यह एक सत्य है। 2 धन 2 बराबर 4 होता है, यह सत्य है, यानी कि यह एक निष्कर्ष है। तो गणित एक ऐसा उपकरण है जो मानव को सत्य की खोज हेतु प्रेरित करता है। इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत इस पर नहीं करेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है जैसे इसके परिभाषाओं की बात करेंगे और जो गणित का प्राप्य उद्देश्य है उसकी बात करेंगे। यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो आप देखिए, एक एक लाइन की बहुत आसान परिभाषाएं हैं। मैं इन परिभाषाओं के बारे में आपको खूब अच्छे से समझाया हूं, लेकिन एक बार फिर आपको ये समझा देना चाहता हूं। जैसे कांट के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। आप किसी भी परिभाषा को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी तरीका यह अपना सकते हैं कि आप उस परिभाषा के अंदर जो कीवर्ड लिखा हुआ है, जो मुख्य बिंदु है, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। इसमें केवल 2 शब्द हैं, प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय, यानी कि यह यही दर्शाता है कि प्राकृतिक विज्ञान की विशेषता तभी तक है, वह एक विज्ञान के रूप में तभी तक माना जाएगा जब तक कि वह गणित के नियमों का पालन करता है या जब तक कि वह गणितीय है। उसके बाद बेंजामिन पीर्स के अनुसार गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसका की पॉइंट क्या है? आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचना। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार आपने परिभाषा पढ़ चुके हैं। हेनरी पायंकर के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। बर्थलाट के अनुसार गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। और रोजर बैंकन के अनुसार यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। रोजर बैंकन के अनुसार गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। आप ये सोच लीजिए, प्रवेश द्वार एवं कुंजी की बात हो तो किसने कहा है? रोजर बैंकन ने। यह आपको सीटेट में भी काम आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बता दूं, गाउस ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है, या गणित सभी विषयों की रानी है। किसने कहा था? गाउस ने। किसने कहा था? गाउस ने। लिंडसे के अनुसार आप पढ़े हैं, गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है, निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणित में एक सटीकता है। गणित की भाषा स्पष्ट एवं सरल होती है, जो समझने योग्य होती है। जो कहा जाता है वही समझा जाता है। इसके बाद एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है, जो कि अत्यंत ही चिंतनशील होता है। मैंने कल आपको बताया था कि जब आपके सामने कोई समस्या या कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपका मन तुरंत उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है, और उस चिंतन के फलस्वरूप आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं वह कार्य करना शुरू कर देती हैं, जो कि इस पॉइंट को दर्शाता है। गणित की प्रकृति को हमने खूब आसानी से अच्छे से समझा था इसको, और यह आप पढ़े भी थे। मुझे उम्मीद है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें गणित के पॉइंट में ही एक आगे शब्द आता है सार्वभौमिक। या आप एक पॉइंट बनाकर कभी भी लिख सकते हैं कि सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? कि वह तथ्य जो पूरे दुनिया के किसी भी कोने में सत्य साबित हो। जैसे 10 धन 10 बराबर 20 होता है, तो यह पूरी दुनिया में कहीं भी 20 होगा, इसके लिए कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता है। इसलिए गणित क्या है? सार्वभौमिकता को धारण किए हुए है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, गणित के प्राप्य उद्देश्यों को पढ़ना है। गणित का महत्व तो आप सब समझ ही गए हैं। गणित के महत्व में आप ये भी लिख सकते हैं कि गणित का आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखिए,
अब हम आगे चलते हैं, जैसे जहाँ पर लिखा है गणित के प्राप्य उद्देश्य। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, विज्ञान और गणित में संबंध। तो मैंने आपको बताया था कि गणित के विषय के संबंध में वेदों में लिखा है कि जिस तरह मोर के सिर पर मोर पंख सुशोभित होता है, उसी प्रकार विज्ञान में गणित सुशोभित है। मैंने ये चीज़ आपको बहुत पहले बताया है कि ऋग्वेद में इस श्लोक की चर्चा की गई है। कहा जा सकता है कि हमारे गणित का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जो कि हमारे वेदों से संबंधित है। हमारे वेदों में गणित की चर्चा की गई है। और इस प्रकार अब हम आगे आ गए हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गणित शिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? तो देखिए, जैसे समझने के लिए हम बताएं, मैं आपको बताया था कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और अभिरुचियात्मक। यह आप पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो यह संज्ञानात्मक पक्ष को धारण किए हुए है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप कलम को देखेंगे, तो कलम का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि यह कलम है। उसके बाद उसकी समझ आपको होगी कि कलम से लिखा जाता है। फिर अनुप्रयोग का मतलब आप कलम से लिख कर देखेंगे। फिर कौशलात्मक का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर स्किल आ जाएगी, कौशल आ जाएगा। आप जिस प्रकार से चाहेंगे सार्थक तरीके से, पहले तो समझिए, आप समझे कि कलम है, ज्ञान प्राप्त हो गया। आप उस चीज़ की समझ अपने अंदर रखें कि कलम से लिखा जाता है। उसके बाद उससे कुछ भी, जैसे छोटा बच्चा कापी पे इधर उधर कुछ भी लिखता है, आपने उसका प्रयोग किया। और उसके बाद कौशल का प्रयोग तब होता है जब आपको ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाता है, आप उसके प्रयोग को जान जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से कुछ लिखना, सार्थक शब्द लिखना, अक्षर लिखना, गिनती लिखना जान जाते हैं। और उसके बाद आता है कि अभिवृत्त्यात्मक, कि आपका कलम के प्रति दृष्टिकोण क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है। और सबसे अंत में बात आती है कि अभिरुचि, आपका उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट क्या है। और इसके बारे में हम लोगों ने खूब डिटेल से कल की क्लास में पढ़ा था। इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जहाँ से शुरू करना है वहाँ से फिर से एक बार अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ समझाता हूँ। जैसे लिखा है गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा प्रवृत्तियाँ। मतलब कि गणित के सिद्धांत, गणित का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या सिद्धांत होने चाहिए और उसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है, आपको ध्यान से समझिएगा, गणित के अनुभवों में अविच्छिन्नता। यदि आपको इस पीपीटी में लिखे हुए शब्दों से क्लियर नहीं होगा तो आप मेरे बात को सुनिए, मेरे शब्दों को खूब ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, हमेशा पाठ्यक्रम का एक क्रम होता है। इस पीपीटी में जो ये लिखा है, इसके कहने का बस इतना सा मतलब है कि गणित का पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं से जूनियर तथा हाई स्कूल कक्षाओं तक निश्चित क्रम से होता है। जैसे बालक की कक्षा ऊंची होती जाती है, वैसे ही पाठ्यक्रम भी क्रम में विकसित होता जाता है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों को सबसे पहले हम 1 2 3 4 लिखना सिखाते हैं, फिर उनको चिन्हों के, गणितीय चिन्हों के बारे में बताते हैं, फिर अगली कक्षा में जोड़ बताते हैं, फिर 2 अंकों का जोड़ बताते हैं, फिर इसी प्रकार भिन्न बताते हैं, भिन्न का जोड़ बताते हैं, भिन्न का घटाना बताते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो क्रम है वह बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि गणित के पाठ्यक्रम में जो कंटिन्यूटी है वह होनी चाहिए। दूसरा है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब आप ये पढ़े होंगे अपने पाठ्यक्रम में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है। दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, हो सकता है कि नहीं 2 लोगों का चेहरा आपस में मिल सकता है, लेकिन दोनों लोगों के विचार हमेशा अलग होंगे। दुनिया में हर व्यक्ति का विचार एक दूसरे से अलग होता है। उसी चीज़ को लागू करते हुए, उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हम अपने पाठ्यक्रम में बच्चों की भिन्न भिन्न योग्यता, रुचि, अभिरुचि और आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अगला है शिक्षण के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए स्थान। पाठ्यक्रम द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि छात्रों के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। अगला पॉइंट है शिक्षक का व्यक्तिकरण। पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तुएं ऐसी हों जिनको प्रत्येक छात्र किसी न किसी रूप में प्रयोग में ला सकें। पाठ्यक्रम द्वारा सभी छात्र क्रियाशील रहें तथा इसके आधार पर छात्रों की भिन्नता का भी ज्ञान हो सके। देखिए, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, और यह किसका है, यह एक शिक्षक के द्वारा होना चाहिए, उसकी शिक्षण प्रक्रिया में होना चाहिए कि वह बच्चों की विभिन्नताओं को जान सके, उस हिसाब से पाठ्यक्रम लागू कर सके। नहीं तो बच्चे अपनी अंदर के कौशल को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि 12th तक की पढ़ाई करने के बाद लोग अपना स्ट्रीम चुनते हैं। कोई साइंस चुनता है, कोई आर्ट चुनता है, कोई
सेना में जाना चाहता है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, यह इसी कारण संभव हो पाता है कि उनके टीचर उनकी योग्यता को देखते हुए उनके अनुसार पाठ्यक्रमों को लागू करते हैं, जिससे वह उसमें आगे बढ़ते हैं। विषयों में सहसंबंध होना चाहिए। यह जब मैं सीटेट की क्लास शुरू करूंगा या जब भी आपको गणित पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी गणित का हर एक चैप्टर एक दूसरे से संबंध रखता है। यदि आप संख्या पद्धति जान गए तो अब आप उसके बाद सरलीकरण वाले अध्याय को आसानी से कर ले जाएंगे। सरलीकरण जान गए तो आप भिन्न को कर ले जाएंगे, भिन्न जान गए तो औसत कर ले जाएंगे, औसत कर ले जाएंगे तो आप प्रतिशत कर ले जाएंगे, और प्रतिशत के बाद लाभ हानि, ब्याज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विषयों में सहसंबंध होना बहुत ही आवश्यक है। गणित की विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि। गणित का विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा महत्व है, इसके बिना विज्ञान में प्रगति संभव नहीं है। देखिए, इसके बारे में बहुत बार बातें हो चुकी, आप जान रहे हैं। कहा जाता है कि गणित जो है वह विज्ञान का हाथ और पैर है। मतलब विज्ञान गणित के बिना संभव नहीं है, वह गणित के बिना बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ सकता। तो गणित के विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि से तात्पर्य यही है कि गणित के माध्यम से ही विज्ञान का विकास संभव है। गणित जीवन का एक मार्ग है। देखिए, यह थोड़ा दार्शनिक चीज़ है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। गणित का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें ऐसी सामग्री अवश्य हो जिसका जीवन से संबंध हो। गणित देखिए जीवन का एक मार्ग है। गणित का पाठ्यक्रम हमेशा व्यक्ति को एक व्यावसायिक दिशा प्रदान करता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम छात्र के अनुसार होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में छात्रों के गणित संबंधी अभिवृत्ति तथा चातुर्य के विकास हेतु सामग्री हो। बहुत अच्छी बात। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे छात्र की अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड का मतलब उसके दृष्टिकोण का विकास हो सके, तथा उसके चातुर्य, हम स्किल को हिंदी में कौशल भी कहते हैं और चातुर्य भी कहते हैं, कि गणित के पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिससे छात्रों का एटीट्यूड बदले, उनका दृष्टिकोण बदले, उनका दृष्टिकोण सही दिशा में परिवर्तित हो तथा उनकी स्किल में वृद्धि हो। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि यदि आपको कोई दिक्कत हो तो जैसा कि आपको मेरा टेलीग्राम नंबर प्रोवाइड करवाया गया है, आप उस पर मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। 8299 73 58 60। आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आए आप उस पर मुझे पूछ सकते हैं, मैं वापस से उन चीज़ों को आपको बताने के लिए सक्षम हूँ। प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? हम और आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे ज़रूरी प्राथमिक शिक्षा है, और प्राथमिक शिक्षा किसी भी छात्र के लिए नींव होती है। किसी भी छात्र के भविष्य का मकान खड़ा करने के लिए, उसकी नींव बनाने हेतु हमें प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। छोटी कक्षाओं में गणित की शिक्षा बालक के स्वयं के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है, आप देखते होंगे छोटे बच्चों के लिए हमेशा मूर्त चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यदि उनको जोड़ सिखाना है तो मान लीजिए 3 चॉकलेट रख दिए गए, किताब में चॉकलेट बना रहता है और उसको प्लस का निशान, तो बच्चे आसानी से जोड़ ले जाते हैं कि यह 3 हो गया। तो यह बालक के अनुभव को बढ़ाता है, यह बालक को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और उसको गणित के संप्रत्ययों को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी पैदा करता है। वह जीवन में हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है, अतः इन क्रियाओं के विभिन्न पहलुओं द्वारा गणित का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। छोटे बालकों में जिज्ञासा भी काफ़ी बढ़ जाती है, वह भिन्न भिन्न बातों के बारे में जानना चाहता है तथा बड़ों से अनेक शंकाओं का समाधान करता है। यदि आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो आप देखते होंगे कि वे, अगर आपसे उनका संबंध अच्छा है, यदि वे आपसे डरते नहीं हैं, या छोटे बच्चे जिससे प्रेम करते हैं, जैसे अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, बहन से, तो वह हर चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि यह चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक, जैसे मोबाइल है, मोबाइल छोड़िए, कुछ भी यंत्र ला दिए घर में, कोई भी चीज़ है, तो वह पूछते हैं यह क्या है, यह कैसे काम करता है, यह कैसे बनता है। जैसे वो उम्र के पड़ाव पर जितनी उनकी सोच होती है, जितनी उनकी समझ होती है, उसके अनुसार वह लगातार प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। अतः अध्यापक को बालकों की इस जिज्ञासा का गणित की शिक्षा में ध्यान रखना चाहिए और इसी आधार पर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अध्यापक इस चीज़ का ध्यान रखे और पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाए कि बच्चे खूब प्रेम से, जिज्ञासा के साथ, उनकी जिज्ञासा भी शांत हो, उनका ज्ञान भी बढ़े, उनकी आवृत्ति भी बदले और उनका चातुर्य भी, उनका स्किल भी बदले। इसके अतिरिक्त
छोटी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि भारत जैसे निर्धन देश में बहुत से बालक कक्षा 4-5 पास करने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं और किसी व्यवसाय में लग जाते हैं। देखिए इसका मतलब यह है, देखिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा हमारा और आपका दायित्व है, जिनको पढ़ने का मौका मिला है या जो सक्षम है उनका दायित्व है कि भारतवर्ष में ये जो विडंबना है ये कभी ना हो कि जो 4-5 पास करने के बाद छोड़ देते हैं। कोशिश रहे कि हर बालक किसी न किसी तरीके से पढ़ाई ज़रूर करे, लेकिन फिर भी बालक को पढ़ाई इस तरीके से दी जाए कि वह उसके आगे के व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए यदि किसी दुकान पर ही कोई काम करना है, यदि कोई दुकान ही खोलनी है, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं करता, जैसे कोई भी व्यवसाय करना है तो वहाँ पर उसके लिए छात्र को गणित के बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे प्रतिशत, जोड़ घटाना, रुपए पैसे का जोड़, बहुत सारी चीज़ें हैं, औसत का जानना, ये सारी चीज़ें बालक के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंकगणित के अंतर्गत साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बाकी का मतलब यहाँ घटाना से है, महाजनी गुरु किलोग्राम, ग्राम, रुपए, पैसे संबंधी मतलब मात्रात्मक इकाइयों का बदलाव, मापतौल, भिन्न दशमलव, क्षेत्रफल, काम समय संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, मतलब ये सारे टॉपिक जो हैं यह छात्र के लिए बेहद ही आवश्यक है। यदि आप अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में भी इन सारी चीज़ों का बिल्कुल महत्व है। जैसे कि आज के ज़माने में जो नया ट्रेंड चल रहा है, आप देखते होंगे, आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई शर्ट 2000 रुपये की है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप प्रतिशत के बारे में नहीं जानेंगे तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि 2000 रुपये में से कितना रुपया कम करके आपको दुकानदार को देना है। इसलिए गणित का हमारे जीवन में और इस पाठ्यक्रम का हमारे जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अब यह देखिए आप लोग ध्यान से कि हर स्तर पर, चाहे बच्चा प्राथमिक का हो, उच्च प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या उच्चतर माध्यमिक स्तर का हो या सबसे उच्च स्तर का हो, हर जगह गणित शिक्षण का अपना एक उद्देश्य होता है और उसी के अनुसार इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। उसका एक संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है, जिससे वह जान पाता है कि हमें क्या पढ़ना है और इसका उपयोग कैसे करना है। जैसे देखिए, इस स्तर में कक्षा 6 से 8 और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र आते हैं। निम्न माध्यमिक स्तर, बीएड वालों के लिए निम्न माध्यमिक स्तर यानी 6 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं और कक्षा 6 से 8 और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र आते हैं। अब देखिए, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर निम्न या माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्रस्तुत है। मैं एक बार आपको डिस्कस करते हुए चलता हूँ, आप ध्यान दीजिए। छात्रों में गणितीय अभिरुचि का विकास करना, देखिए इंटरेस्ट से संबंधित है। छात्रों में दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबद्ध समस्याओं को गणितीय ज्ञान द्वारा हल करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आपके मन में बार बार एक बात यह आ रही होगी कि किस प्रकार हम गणित के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं, परिस्थितियों का हल निकालते हैं। लेकिन आप जब थोड़े और बड़े होंगे, थोड़ी और चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जब विस्तृत रूप से इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी घटना हो रही है उस घटना का हल निकालने में आपको गणित का एक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। छात्रों को गणित के अनुप्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के सुयोग्य बनाता है। गणितीय ज्ञान से प्रेरित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए छात्रों को कुशल बनाता है। छात्रों को गणित का ज्ञान कराकर सीखने का कौशल प्रदान किया जाता है। छात्रों को गणित का ज्ञान कराकर धारणा और तथ्य के अंतर को बोध कराया जाता है। धारणा का मतलब क्या होता है, जो पहले से कोई आदमी माने, और फैक्ट का मतलब क्या होता है, जो सही चीज़ है, जो पहले से उसके मन में बना है वो चीज़। और जैसे मान लीजिए गाँव में जब भी बर्तन, अब पहले खाने बनते थे, पहले, अब तो मान लीजिए नए नए सिस्टम आ गए, लेकिन पहले जब चूल्हे पर खाना बनता था तो आप देखते रहे होंगे कि बर्तन के नीचे एक मिट्टी या राख का लेप लगाया जाता था। मिट्टी व राख का लेप इसलिए लगाया जाता था, जैसे हम लोग सोचते थे बचपन में कि यह इसलिए लगाया जाता है कि ताकि बर्तन जले ना, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि वह आग जलने के बाद ब्लैक रंग का, काले रंग का हो जाता है, जो कि काला रंग ऊष्मा का बेहतरीन अवशोषक होता है और खाना बहुत जल्दी पक जाता है। यानी धारणा और तथ्य का अंतर हुआ वह विज्ञान के माध्यम से हुआ, और अभी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान गणित के आधार पर ही चलता है। उसी के साथ अब हम आते हैं माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यह कक्षा 9 एवं 10 के लिए होता है। 9 एवं 10 के लिए क्या है,
यह उनकी किशोरावस्था का काल होता है। इस अवस्था में छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास बड़ी तीव्रता से होता है। यदि आप बाल विकास पढ़े होंगे तो आप देखेंगे होंगे कि शैशवावस्था में तो सबसे तेज़ी से विकास होता ही है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं विकास होता है तो वह होता है किशोरावस्था या बाल्यावस्था में। इस दौरान बालक बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सीखता है। तो हमें इस समय पाठ्यक्रम और जो हमारे गणित शिक्षण का उद्देश्य है वह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अतः इस स्तर पर गणित शिक्षण इस प्रकार किया जा सके जिससे छात्र गणित की विभिन्न समस्याओं को समझ सकें, समस्याओं का सीमांकन कर सकें, समस्या का हल खोजने के लिए सृजित ज्ञान के आधार पर परिकल्पना का निर्माण कर सकें। अतः इस स्तर पर छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप गणित शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। जैसे देखिए, आप एक चीज़ देखते होंगे, कभी जैसे जो बच्चे हैं, कभी अपने घर में किसी उस बच्चे को देखिएगा जो 9th या 10th में पढ़ता है, यदि थोड़ा सा भी उसका इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रुचि है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक चीज़ों को बनाने का शौक है, हम लोगों को भी था। हम लोग बचपन में वो चूने का पानी के साथ किस प्रकार बल्ब जलाते थे, बहुत सारे काम, छोटे छोटे मोटर लाकर पंखों को बनाते थे। तो यह सारा ज्ञान कहाँ से होता है? यह सब कुछ सोचने की क्षमता, यह चिंतन करने की क्षमता तार्किक रूप से, स्पष्ट रूप से या गणित के माध्यम से ही होती है। और यह तभी संभव हो पाती है जब हमारी उम्र, हमारी योग्यता के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तब छात्रों को गणित की शब्दावली, संकेतों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, संक्रियाओं आदि की जानकारी कराना तथा समझने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में गणित संबंधी आधारभूत कौशलों का विकास करना, छात्रों में गणित संबंधी कुशलताओं का विकास करना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको अपना प्रश्न पत्र हल करने में, लिखने के काम आएंगी और समझने के भी काम आएंगी, जो आपके जीवन में भी आपको आगे की तरफ ले जाएंगे। छात्रों को जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में गणित ज्ञान तथा कौशलों का प्रयोग करने में कुशल बनाना, छात्रों में विश्लेषण, सोचने समझने का कारण बताने तथा तर्क करने की योग्यताओं का विकास करना। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ। एक चीज़ होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। और एक होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। इंग्लिश में क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खंड खंड करके देखना। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन में पीछे ढक्कन होता है, आगे ढक्कन होता है, उसके अंदर एक सिक्का होता है स्याही वाला जिससे लिखते हैं हम। तो उसको जब हम अलग अलग कर देंगे तो वह विश्लेषण हो जाएगा। और जब उसको वापस जोड़ के पेन बना देंगे तो यह जो प्रक्रिया होगी वह क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो जैसे छात्रों में विश्लेषण, यानी छात्र किसी समस्या को खूब खंड खंड करके, अलग अलग करके समझेंगे, देखेंगे और तब उसके बारे में उचित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और तब वह पाठ्यक्रम के आधार पर उनकी योग्यता का विकास हो पाएगा। गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री, तो सबसे पहले यह जरूरी चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो लर्निंग मटेरियल होता है, अधिगम सामग्री, यह बहुत ही आवश्यक है और वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे बच्चे अपनी उम्र के अनुसार काफ़ी योग्य मिलते हैं आपको। उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। जैसे हम बचपन में रहे होंगे तो जिन चीज़ों की जानकारी हमें 7 वर्ष 8 वर्ष की उम्र में नहीं थी, उन चीज़ों की जानकारी आज बच्चों को 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में है, क्योंकि आज उनके सामने अनेक प्रकार की अधिगम सामग्रियां हैं। आप देखते होंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, जैसे शिक्षण की जो अधिगम सामग्रियां होती हैं प्राथमिक विद्यालयों में, हर एक जगह देखेंगे, आप किसी कॉन्वेंट में देखेंगे तो वहाँ देखेंगे बच्चों को सीखने के लिए अनेक प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं, प्लास्टिक के कटे हुए ABCD लेटर्स होते हैं, जोड़ घटाने की चीज़ें होती हैं, रुपए पैसे का नकली रूप होता है। तो यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो बच्चों को सीखने में बहुत महत्व प्रदान करते हैं, बहुत ही उनके सीखने की क्षमता को बहुत ही तीव्र बनाते हैं, जिससे वह चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, यह सामग्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य, एक होती है दृश्य और एक होती है श्रव्य और दृश्य, दोनों होती है। श्रव्य का मतलब जिसे हम केवल सुन सकें, जैसे रेडियो पे आ रहा है कुछ प्रसारण, या हम कहीं हैं दूर से किसी की आवाज़ सुन रहे हैं। श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो हो गई। बहुत पहले रेडियो में विविध भारती कार्यक्रम में अनेक प्रकार के विज्ञान की, गणित की, साहित्य की चीज़ों को सुनाया जाता था। दृश्य सामग्री का मतलब हो गया जैसे कोई चार्ट जिस पे मेले के दृश्य बने हुए हैं और छात्रों से हम पूछते हैं कि बताइए इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, तो छात्र केवल उसको देखकर यह कल्पना करता है कि यह मेले का दृश्य है, इसमें यहाँ झूला है, यहाँ मिठाइयाँ हैं, यहाँ चाउमीन खाने की चीज़ है, सब कुछ चीज़ों के बारे में जानता है। और एक होता है ऑडियो विजुअल, यानी दृश्य और श्रव्य दोनों। तो जैसे आप देखते होंगे टेलीविज़न,
टीवी है, उसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो आप अधिगम सामग्री के बारे में इतना जान लीजिए कि अधिगम सामग्री के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य और एक होता है दृश्य श्रव्य। तो यह अधिगम सामग्री जो है यह बच्चों को सीखने हेतु या शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाने का कार्य किया है। जैसे हम यहाँ कोठारी आयोग की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है नहीं, यह वर्तमान समय में एक शैक्षणिक क्रांति ला चुका है। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की मैं बात बताऊं आपको, वहाँ पे हर सत्र में नए नए प्रकार के विभिन्न प्रकार के सुंदर तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलते हैं और अध्यापकों को खुद टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने का कार्य मिलता है। प्रत्येक अध्यापक कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाने जाता है उससे संबंधित अधिगम सामग्री वह लेकर जाता है, जिससे बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। इसी प्रकार रूसो, प्रॉवेल आदि शिक्षाविदों ने भी बालकों को अपने आसपास व अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य कराने पर बल दिया। जैसे आप कभी देखे होंगे, अगर आप सुने होंगे, तो एक होता है प्ले ग्रुप। वर्तमान समय का कॉन्सेप्ट है, प्ले ग्रुप बच्चों के लिए चलता है। यह कक्षा 1 से पहले यानी पूर्व प्राथमिक पढ़ाई विद्यालय जाने से पहले की तैयारी होती है। इसमें आप देखते होंगे कि उसमें एक भी पढ़ने लिखने की चीज़ें नहीं होती हैं। उस प्ले ग्रुप वाले जो क्लासेस होते हैं, जो रूम होते हैं, जो कक्षा होती है, उसमें एक भी पढ़ने लिखने वाली चीज़ नहीं होती। उसमें रंग बिरंगी प्रकार के खिलौने होते हैं, तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, कार्टून्स होते हैं। ये सब बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनके सोचने की क्षमता को पढ़ाई की दिशा में ले जाते हैं। जिसके बाद जब बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं, पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो वह आसानी से चीज़ों को समझने लगते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषाएं क्या हैं? अच्छा, परिभाषाएं का मतलब, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन परिभाषाएं किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो दी गई हैं, आप वह देखिए। फ्रांसिस नोल के अनुसार ये साधन ऐसी सहायक विधियां हैं। ये साधन देखिए, जो की पॉइंट है मैं उसको गोला करते हुए चल रहा हूँ। ये साधन ऐसी सहायक विधियां हैं जिनके द्वारा अध्यापक ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से तथ्यों को अधिक स्पष्ट कर सकता है। आप बताइए, मैं बच्चों को अगर ऐसे मन में गिना रहा हूँ कि बेटा 2 टॉफ़ी मिला के क्या होता है 4, लेकिन यदि उसी के बदले में बच्चों के सामने 2 टॉफ़ी या कोई 2 बॉक्स और 2 बॉक्स रख के दिखाऊं कि बेटा देखो, 2 बॉक्स यहाँ है, 2 बॉक्स यहाँ है, जब इनको मिलाए तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4। तो बच्चा उस चीज़ को अधिक स्पष्ट तरीके से मानेगा और वह उसके लिए अस्थायी होगा, क्योंकि उसको उसकी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर रही हैं। हम अपने प्राथमिक स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमारे पास है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो बच्चे जोड़ नहीं कर पाते हैं, मैं उन बच्चों को उसी अधिगम सामग्री के माध्यम से जब जोड़ करवाता हूँ तो वह बहुत आसानी से 2 अंक का 10 और 8 का भी जोड़ कर ले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि यदि आप उनको जैसे कह दिए कि 9 + 6, तो अब वो डर जाएंगे। अगर उनको 2 + 3 कहेंगे तो वो हो सकता है उंगली पर गिन लें, लेकिन उंगलियां हमारे पास 10 ही हैं। अगर हम उनको 10 उंगलियों से ज़्यादा की संख्या दे देंगे, जैसे 9 + 6, तो वह नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे पास अधिगम सामग्री के रूप में ढेर सारे बॉक्सेस होते हैं, तो हम उनसे पहले 9 अलग करवाते हैं, फिर 6 अलग करवाते हैं, फिर दोनों को एक साथ मिलाकर जोड़ने के लिए कहते हैं। तो बच्चे आसानी से उसको जोड़ कर बता देते हैं कि सर ये तो 15 है। तो इस प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल उस ज्ञान को अधिक अस्थायी एवं सुदृढ़ बनाता है। विभिन्न धारणाओं को समन्वित रूप से स्थिर कर सकता है, उनके विभिन्न रूपों में व्याख्या कर सकता है तथा उनका गुणांकन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि बालक फिर ये भी कह सकता है कि सर 6 + 9 भी 15 होगा, सर 11 + 4 भी 15 होगा, सर 12 + 3 भी 15 होगा। ये कैसे जान गया वो? क्योंकि उसके सामने अधिगम सामग्री रखी हुई है, उसने हाथों से प्रयोग करके, अपने कर्मेंद्रियों के प्रयोग से उस चीज़ को समझ पाया। बर्टन के अनुसार क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री में वे संवेदनशील चित्र या उद्देश्य हैं जो सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करते हैं। मैं एक आपको घटना बताऊं। मैं अपनी क्लास में कक्षा 1 में बच्चों को काफ़ी दिन से जोड़ सिखा रहा था, लेकिन बच्चे उस चीज़ को सीख नहीं रहे थे या उसमें वो रुचि नहीं दिखा रहे थे। फिर एक गणित टीचिंग लर्निंग किट आती है, एक गणित की किट आती है, उसके अंदर ढेर सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। तो मेरे मन में आया एक दिन इसका प्रयोग करके देखता हूँ। जो बच्चे बोलते भी नहीं थे, जो बच्चे मेरे सामने आते भी नहीं थे, जो उसी भीड़ में दबे रहते थे, वे बच्चे भी निकल कर आए और देखने लगे, पूछे कि सर ये क्या है? मैं कहा बेटा ये खिलौना है।
तो फिर उनको बताया कि इसमें से 4 खिलौना निकालो, इसमें से 2 निकालो, इसमें से 3 निकालो। अब बताओ 4 पीले रंग का, 2 नीले रंग का, 3 ब्लैक रंग काले रंग का है, तो अब जोड़ के बताओ टोटल सब कितने कलर के हो गए। तो बताया 3 कलर के। हम बताए कितना हो गया, 4 2 6 3 9 हो गया सर। तो वह आसानी से जोड़ को सीख लिए। तो यही है कि देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री संवेदनशील चित्र या उद्देश्य हैं जो सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करते हैं। यह छात्रों को, अब आप समझिए बर्टन की परिभाषा क्या है, वह इसके माध्यम से प्रोत्साहित और उत्प्रेरित करते हैं। अब इसका महत्व क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व मैंने जस्ट अभी आपको बताया सारी चीज़ें, लेकिन इसको पॉइंट के हिसाब से एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप जितनी बार ये सारी चीज़ें सुनेंगे आपको सुनने में अच्छा लगेगा और समझने में भी आसानी होगी। यह शिक्षक के मौखिक अनुदेशों को कम कर विद्यार्थियों को उबने से रोकती है तथा शिक्षण में रुचि जागृत करती है। मैंने जस्ट अभी आपसे कहा कि मैं जब तक बच्चों को जोड़ सिखाने की कोशिश किया वो नहीं सीखे, लेकिन ज्यों अधिगम सामग्री का प्रयोग किया अगले दूसरे दिन वह जोड़ सीख गए और आसानी से जोड़ की क्रिया को पूर्ण करने लगे। यही होता है जो मौखिक अनुदेश होते हैं, हम जो मुँह से बोलते हैं, जो हम अपने मौखिक रूप से जो बच्चों को बताते हैं, उसकी तुलना में यदि हम अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे तो वह उबन से बचाएगी और रुचि जागृत करेगी बच्चों में। यह विद्यार्थियों के लिए उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती है। उत्तम ही नहीं, यह सर्वोत्तम है। अधिगम सामग्री क्या है, यह सर्वोत्तम है। आप अच्छा एक बात ये बताइए, यदि मैं आप मान लीजिए आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और मैं आपसे कहूँ कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आपने सुना होगा, मैं अगर उसके बारे में आपको कोई भी सिद्धांत बताऊं तो आप उतना नहीं समझेंगे, लेकिन जब मैं आपको प्रयोगशाला में ले जाऊंगा, वर्नियर कैलिपर्स दिखाऊंगा कि देखिए इससे छोटी छोटी दूरियों को मापा जाता है, तो जितने भी सिद्धांत मैं आपको सिखाए रहूँगा आप उन सब सिद्धांतों को तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन आपका ज्ञान और अस्थायी होगा और दृढ़ होगा। कक्षा अंतः क्रिया को बढ़ाने में सहायक होती है। अभी मैंने बताया था कि जो बच्चे मेरे सामने नहीं आते थे, जो मुझसे बोलते नहीं थे, वह भी मेरे साथ आ गए और आपस में अपनी कक्षा के दोस्तों के साथ बैठकर, अगर कोई दोस्त उनका गलत भी कर रहा था तो नहीं नहीं 2 धन 3 बराबर 5 होगा, यदि वह गलती से कह रहा है कि 4 होगा, तो उनके अंदर एक इंटरेक्शन उत्पन्न होता है, एक संबंध उत्पन्न होता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह समय बचाती है तथा इससे अधिगम सुदृढ़ व दीर्घकालीन होता है। देखिए मेरी कई हुई सारी बातें धीरे धीरे नीचे आपको मिल रही हैं। जैसे देखिए, यह समय बचाती है। मैं काफ़ी दिन से गणित का जोड़ सिखाना चाह रहा था, 1 अंकों का जोड़ नहीं सीखे, लेकिन मैंने अधिगम सामग्री का प्रयोग किया तो बच्चे 2 दिन के 3 दिन के अंदर में सीख गए। तो यह एक तरीके से समय भी बचाया और अधिगम को सुदृढ़ और दीर्घकालीन किया। दीर्घकालीन यानी काफ़ी देर तक, मतलब अब उनको उस तरीके का जोड़ कभी भूलेगा नहीं, वह आसानी से कर ले जाएंगे। यह विषय वस्तु की जटिलता को कम करके सरल बनाता है। यह बिल्कुल आसान पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, वस्तु की जो जटिलता होती है, जो कठिनाई होती है, वह खत्म हो जाती है और वह उसको आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन के सिद्धांत क्या है। श्रव्य दृश्य सामग्री विद्यार्थियों की, हाँ देखिए, जो श्रव्य दृश्य सामग्री होनी चाहिए वह विद्यार्थियों की आयु, अनुभव और मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 10 की अधिगम सामग्री दिखाएंगे तो वह उसको समझ पाएगा, वह उसको कभी नहीं समझ पाएगा। बल्कि कक्षा 2 वाले छात्र को 2 के स्तर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार अगर अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे तो वह आसानी से उसको समझ पाएगा। अत्यधिक बड़ी या सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामान्य आकार में स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जैसे बॉक्सेस हैं तो इतने बड़े बड़े, खूब ढेर सारे बड़े बड़े बॉक्सेस हो जाएं, या इतने छोटे हो जाए कि बच्चे इसको मिला ना पाएँ। वह एक औसत नाप के होनी चाहिए जिससे बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास खूब अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इसके पहले आपने जो पहली वीडियो पे अपना फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, जितने लोग इस क्लास को अटेंड करते हैं, यदि वह अपना फीडबैक देंगे, अपनी समस्या बताएंगे, मेरी पढ़ाने की शैली के बारे में बताएंगे, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से सुधार कर और बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ और सारे उदाहरणों का प्रयोग करके 2 बार 3 बार समझा सकता हूँ। हालांकि आपका आगे एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम को लेकर आप बिल्कुल भी ना घबराइए, आप बस प्रेम से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आसान तरीके से हो जाएंगी। यदि यह क्लास आप ढंग से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो जब भी परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा तो आपको मेरे ये सारे उदाहरण ध्यान में आएंगे और आप आसानी से अपने टॉपिक को लिख पाएंगे, जिससे आप काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए इसमें आगे क्या है,
दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में तीसरा पॉइंट क्या है, विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया पाठ का अंग होनी चाहिए। जैसे इसके कहने का मतलब यह है कि विषय वस्तु के अनुसार आपका शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, कि यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का है, जिस भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित अधिगम सामग्री का आप प्रयोग कीजिए। वास्तविक वस्तु का विकल्प होना चाहिए एवं वास्तविक वस्तु के अनुपात, रंग, एकरूपता आदि को प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य होनी चाहिए, ये भी सही बात है। अत्यधिक सूचना परक, देखिए एक बात और है, जो आपका शिक्षण अधिगम सामग्री है वह ऐसी होनी चाहिए कि उससे अधिक सूचना मिले, व बच्चों को अधिक से अधिक प्रेरणा मिले और साथ साथ बच्चों को आकर्षित भी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसी चीज़ लाए जो केवल एक चीज़ को बताती हो। मैंने कहा ना कि जो बॉक्सेस थे वह रंग बिरंगे भी थे, छोटे बड़े भी थे, तो अब बच्चों को उससे छोटे बड़े का ज्ञान, रंगों का ज्ञान, साथ ही साथ जोड़ का ज्ञान, एक साथ 3-4 सूचनाएं उनके मन में गई और वह कलरफुल होने के कारण बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी की। इसके साथ हम पढ़ेंगे गणित प्रयोगशाला। आगे है गणित प्रयोगशाला क्या है, यह एक नया कॉन्सेप्ट है और यह बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट इसलिए बन जाता है गणित के विद्यार्थियों के लिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक ज्ञान की प्राप्ति। देखिए व्यवहार कब होता है, व्यवहारात्मक ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब आपके सामने कोई चीज़ हो। जैसे मैं आपसे कहता रहूं कि चलिए मान लीजिए कि भैया प्रतिशत के प्रश्न ऐसे लगते हैं, प्रतिशत का ये नियम होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब तक मैं आपको सवाल बता रहा हूं तो वह क्रियात्मक पक्ष है, भले आप उस सिद्धांत को समझ रहे हैं, आप क्रिया कर ले जा रहे हैं, प्रश्नों को हल कर ले जा रहे हैं, लेकिन यदि मैं वहीं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मान लीजिए चीनी का दाम 40 रुपये है, यदि वर्तमान समय में इसका दाम 5% बढ़ गया तो बताइए अब इसका दाम कितना होगा, तब आप तुरंत समझ जाएंगे। यदि उसको मैं व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ूंगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो गणित प्रयोगशाला का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि क्रियात्मक ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारात्मक ज्ञान भी प्राप्त कराए। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व, आखिरकार हमें गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सिद्धांतों के निर्माण में आगमन विधि तथा प्रयोगशाला विधि की सहायता लेनी पड़ती है। इस विधि का सही उपयोग प्रयोगशाला द्वारा संभव है। देखिए आपने हाई स्कूल में एक चीज़ देखा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, अनिल की छलनी। अनिल की छलनी नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अनिल की छलनी का मतलब क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है, और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। आपको लिटमस पेपर मिला होगा, आप देखे होंगे, जब आप उस पर अम्ल डालते होंगे, जब उसको अम्ल में भिगोते होंगे तो वह कैसा हो जाता है, लाल। और जब क्षार को क्या करते हैं, क्षार के लिटमस पेपर को क्या करते हैं, जब लिटमस पेपर को क्षार में मिलाते हैं तो उसका रंग क्या होता है, नीला। तो यह आपको व्यवहारिक ज्ञान, इसको आपने पहले सैद्धांतिक रूप से पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब व्यवहारिक ज्ञान से पढ़ा तो आपको वह मरते दम तक हमेशा जीवन पर्यंत याद रहेगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, इसके बाद क्या है, व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल सही बात है। प्रयोगशाला का मतलब बस आप इतना सा समझिए कि प्रयोग करने वाली शाला, वह मकान या वह जगह जहाँ पर हम प्रयोग कर सकें। प्रयोग, जब आप मूर्त चीज़ें आपके सामने रहेंगी, आप जिसको छू सकेंगे, जिसको महसूस कर सकेंगे, तभी आप उससे प्रयोग कर सकते हैं, और यही आपके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देगी। और इससे क्या होगा कि आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वह बिल्कुल ही सुदृढ़ होगा, अस्थायी होगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। प्रयोगशाला के द्वारा गणित के सिद्धांतों, प्रत्ययों और तथ्यों की सत्यता का पता चलता है। देखिए जैसे अगर मैं एक सीधा सा एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप अपने आप को कक्षा 1 का छात्र समझिए। मैं आपसे कह दिया कि बेटा 4 धन 2 बराबर हो गया 6। आपने कहा चलिए ठीक है, हो गया, जोड़ दिए, 4 2 6 हो गया। लेकिन अगर एक प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला का मतलब एक प्रयोगशाला हो जिसमें उपकरण रखे हों, आप कक्षा 1 का छात्र है तो उसके लिए जो अधिगम सामग्री है वही प्रयोगशाला है, वही उसका उपकरण है। तो मैं 4 गोलियों को, यानी कांच की गोलियों को, 4 कांच गोलियों को दिया और 2 और कांच की गोलियों को दिया। अब मैंने कहा कि बेटा गिनो कितना है, तो छात्र कहेगा 1 2 3 4 5 6। तो अब वह समझ गया कि 4 और 2 कांच की गोलियों को मिलाएंगे तो 6 गोलियां होंगी, और यह 6 गोलियां, जो इस तरीके से वह व्यवहारिक ज्ञान से इसको सीखा तो अब उसका ज्ञान अस्थायी हो गया, सुदृढ़ हो गया।
प्रयोगशाला और इसके साथ साथ वह ज्ञान उसको हमेशा, अब देखिए 4 धन 2 जब 6 हो गया, तो भले यह मानसिक चीज़ है कि बालक उसको सत्य मानता है कि नहीं, लेकिन आप महसूस कीजिएगा कि जब बालक के सामने 4 चीज़ें एक जगह रखी हैं, 2 चीज़ें एक जगह रखी हैं, और वह जब दोनों को जोड़ लेता है कि हाँ 4 और 2 क्या होता है 6, तो उसका मन जो है वह उसको सत्य मानने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर अनुशासन और सत्यता के गुण का विकास होता है। छात्रों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, चेष्टाओं और रुचियों के विकास में प्रयोगशाला सहायक है। बिल्कुल अच्छी बात है कि छात्रों की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, नेचुरल उनकी जो टेंडेंसी होती है, वह उनकी इच्छा क्या है, उनकी जिज्ञासा क्या है, उनकी रुचि क्या है, इन सब में परिवर्तन भी होता है और इनका विकास भी होता है। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों का महत्व, आवश्यकता। अच्छा देखिए, यह बहुत ही जरूरी पॉइंट इसलिए बन जाता है कि गणित शिक्षण जब भी हो रहा है तो उसमें पाठ्य पुस्तकें होना जरूर, पाठ्य पुस्तकों का होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसे देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तकों में गणित के आधारभूत ज्ञान जैसे सिद्धांत तथा मुख्य मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कक्षा के स्तर को देखते हुए अधिक जटिल नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में दैनिक जीवन में उपयोग में काम आने वाले पाठ होने चाहिए। चलिए इसका पूरा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप मानिए, यदि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके सामने ये मैटर ना हो, केवल मेरी आवाज़ हो, तो क्या बताइए कि यह ज़रूरी है कि मैं सारी बातों को एक साथ बता पाऊँ? कुछ न कुछ बातें मेरे मन में भूल भी सकती हैं, लेकिन ये जो माध्यम है, ये एक तरीके से पुस्तक ही है। इसके माध्यम से एक भी बिंदु छूट नहीं रहा है, मैं सारे बिंदुओं को आपको बता ले पा रहा हूँ। इससे आप पाठ्य पुस्तकों का महत्व तो इतना सा समझिएगा। और दूसरी बात यह है कि जब पाठ्य पुस्तकें होती हैं तो उससे वह एक निश्चित क्रम में बनी होती हैं, वह छात्रों के स्तर के अनुसार बनी होती हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 4 की चीज़ें पढ़ा दें। नहीं, कक्षा 2 का छात्र है तो उसके पास कक्षा 2 की किताब है, तो हम उसी के अनुसार, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाते हैं, तो बच्चे को सही समय पर सही तरीके से सही ज्ञान प्राप्त होता है। पाठ्य पुस्तक का यही सबसे बड़ा महत्व है। पाठ्य पुस्तकों में जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तब विशेष पाठ का चयन करने में आसानी होती है। विशेष पाठ से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए बच्चे को तीसरे अध्याय में दिक्कत हो रही। तीसरा अध्याय कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा 5 का है तो मान लीजिए भिन्न है। अब भिन्न में बच्चे को दिक्कत हो रही है तो अध्यापक वहाँ इस चीज़ को समझेगा कि बालक पहले सामान्य जोड़ को तो कर लिया, लेकिन अब भिन्न के जोड़ को नहीं कर पा रहा है, तो वह इस अध्याय पर विशेष जोर दे सकता है किताब के ही माध्यम से। पाठ्य पुस्तक में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं, उनको छात्रों को समझाने में आसानी होती है। देखिए, गणित की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल होता है, या प्रश्न बनाना मुश्किल होता नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। यदि आप ब्याज का अध्याय पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको ब्याज पढ़ाया जा रहा है और आपसे कहा जाए कि टीचर से कहा जाए कि जाइए सर आप प्रश्न बना के लाइए, तो क्या कभी टीचर एक दिन में 100 प्रश्न बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। लेकिन जो किताबें हैं, किताबों में 100 क्या हज़ार हज़ार प्रश्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बनाने में समय नहीं लगा, लेकिन बनाने में समय लगा, लेकिन समय के साथ साथ उसका संकलन भी किया गया है। तो इसलिए छात्रों को समझाने के लिए 1000 प्रश्न मिल गए और वह छात्र उसको आसानी से ब्याज की क्रिया को समझ पाए। गृह कार्य देते समय पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। यदि पाठ्य पुस्तकें नहीं होती तब छात्रों को प्रश्न बोलकर लिखवाने पड़ते हैं। उस अवस्था में समय भी बर्बाद होता है और छात्र सही प्रश्न भी नहीं लिख पाते। चाहे किसी भी विषय का है, सुनने में दिक्कत होती है। आप कभी बच्चों को जब आलेख या नकल बोलेंगे तो देखेंगे कि बच्चे लिखने में ढेर सारी गलतियाँ करते हैं। यदि अगर कोई एक पैराग्राफ है, आप बच्चों को बोल कर लिखवाइए और फिर वही बच्चों से कहिए कि वह उसको देख कर लिखें किताब से, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो आप बोल कर लिखवाएंगे उसमें ढेर सारी गलतियां पाई जाएंगी, और जो बच्चे किताब से देख कर लिखेंगे उसमें गलतियां नाम मात्र की रह जाती हैं। तो पुस्तकों का यह सबसे बड़ा योगदान होता है कि वह बच्चों को सही चीज़ सिखाने में अपना योगदान देती हैं। अनुभवी लेखक गणित की पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम के अनुसार अपने अनुभव से रुचिपूर्ण एवं सारगर्भित पाठ तैयार करता है, जिससे शिक्षकों को पाठ्यक्रम के बारे में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जब भी बच्चों के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए तो किसी अनुभवी लेखक, जो गणित का कोई अनुभवी लेखक हो, उसकी किताब का प्रयोग करना चाहिए, जिससे न तो शिक्षक न तो छात्र अपने मार्ग से भटक पाएँ। जो सही चीज़ पढ़ना है उसको ही पढ़ें। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे पाठ्यपुस्तक में दिए पाठ्यक्रम से ही आते हैं। इनके बारे में छात्रों को पूर्व ज्ञान हो जाता है। अब जैसे कक्षा 2 का छात्र है तो वह गणित की किताब पढ़ा है, तो वह जान रहा है कि मेरे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं।
भाई एक बार में पूरी गणित तो नहीं हो सकती। तो इसलिए वह जानता है कि हमारे कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में यह विषय है, यह टॉपिक है, इसी से हमको पेपर देना है, तो वह पूर्ण ज्ञान रहता है, तो उसकी उसी हिसाब से एक तैयारी होती है जिससे वह आसानी से अपनी परीक्षा को पास कर ले जाता है। पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय दिए जाते हैं वे क्रमबद्ध होते हैं। प्रत्येक अध्याय का संबंध अपने पूर्व अध्याय से होता है, इसलिए अध्यापकों को प्रथम पाठ से शुरू करके अंतिम पाठ तक पढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बात किया कि गणित का जो होना चाहिए, गणित की पाठ्य पुस्तक की जो रचना होनी चाहिए वह क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। क्यों क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए? क्योंकि गणित का एक दूसरे अध्याय से एक सह संबंध होता है, तभी बच्चे उसको आसानी से समझ पाएंगे। पहले कठिन चीज़ पढ़ा देंगे, बाद में आसान टॉपिक लाएंगे तो बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए। 9वां है, पाठ्य पुस्तक से गणित संबंधी प्रयोग सामग्री उचित ढंग से मिल जाती है, जिससे छात्रों के प्रयोग के संबंध में ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए सामग्री से। जैसे मान लीजिए हम तो अपने शिक्षण के लिए ढेर सारी यदि हम सामग्रियाँ बना के रखे हैं, लेकिन अगर आज हमको रुपए पैसे का ज्ञान कराना है तो हम केवल वही सामग्री ले जाएंगे जो रुपए पैसे का ज्ञान कराती हो। यदि हम सारी सामग्री लेकर पहुंचेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बच्चे कंफ्यूज होंगे, बच्चों को दिक्कत होगी। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है तो उससे हमें यह निर्धारण करने की क्षमता प्राप्त होती है कि यदि आज हमें बच्चों को रुपए पैसों के महत्व को बताना है तो बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ पाते हैं। शिक्षक अधिक छात्रों की कक्षा में प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता, तब पाठ्य पुस्तक ही इस कार्य को आसान बना देती है। एक लंबी क्लास में, एक बड़ी क्लास में क्या होता है कि शिक्षक जो है वो सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न होते हैं जब वह बच्चों को देता है, बच्चे उसका हल निकालते हैं, तो जो बच्चे उस प्रश्नों का हल नहीं निकाल पाते तो छात्र उनको चिन्हित करता है, उन्हें अलग से उपचार देता है या अलग से उन्हें प्रश्नों को बताता है कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से बच्चों इस प्रश्नों को हल किया जाए। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन। गणित की पाठ्य पुस्तक तैयार होने के बाद उसका मूल्यांकन भी आवश्यक होता है। मूल्यांकन का आधार निम्न गुण हैं। मूल्यांकन मतलब निम्न गुणों के आधार पर होना चाहिए। वह क्या कहना चाह रहा है ये देखिए। पाठ्य पुस्तक में पाठ्य पुस्तक का आधार मनोवैज्ञानिक हो तथा उनका क्रम तर्कसंगत हो। सीधी सी बात है, मनोवैज्ञानिक होने का मतलब उनके मानसिक स्तर के अनुसार हो तथा उनका क्रम तर्कसंगत तरीके से हो। क्रम इस प्रकार हो कि बच्चे एक के बाद एक चीज़ें सीखते जाएं। पाठ्य वस्तु कक्षा के छात्रों के अनुकूल हो। बिल्कुल, कक्षा 2 का छात्र है तो पाठ्य वस्तु कक्षा 2 के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु छात्रों में अस्थायी मूल्य पैदा करती है। अच्छा, ऐसा मूल्यांकन में एक चीज़ ये जरूर होनी चाहिए कि अगर पुस्तक का मूल्यांकन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका कारण बता रहा है कि पाठ्य वस्तु जो है वो छात्रों में एक अस्थायी मूल्य पैदा करती है। यदि उसका हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो छात्रों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। पाठ्य पुस्तक की सामग्री छात्रों के लिए उपयुक्त है। पाठ्य पुस्तक की भाषा किस स्तर तथा प्रकार की प्रयोग की गई है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कक्षा के अनुसार कहीं भाषा बहुत कठिन स्तर की है या बड़ी कक्षा है तो उसके लिए भाषा बहुत सरल स्तर की है। ये सारी चीज़ें। पाठ्य पुस्तक में गणित की शब्दावली कैसी है? अब देखिए, कक्षा 2 में यदि हम परिमेय अपरिमेय चीज़ें कठिन शब्दावलियों का प्रयोग करने लगेंगे तो कक्षा 2 के छात्र कभी उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके मूल्यांकन के दौरान यह भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। पुस्तक में उपयुक्त प्रश्न अभ्यास कार्य तथा छात्रों को हल करने के लिए समस्याएं कैसी हैं, मतलब किस स्तर का उनको प्रश्न दिया गया है, ये भी ध्यान देना चाहिए। पुस्तक में दिए गए उदाहरण छात्रों के स्तर के है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। पुस्तक में शिक्षा तथा गणित के प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक की गई है, कि मतलब जो हमारा उद्देश्य है कि हम क्या प्राप्य का मतलब, प्राप्य उद्देश्य का मतलब जो हम चाहते हैं कि बच्चों को यह निम्न चीज़ें, निम्न उद्देश्य प्राप्त हो, उसके अनुसार पुस्तक का निर्माण है कि नहीं है, वह किस हद तक, किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। मूल्यांकन के दौरान इस चीज़ों का भी पता लगाना चाहिए। इस तरह गणित के अध्यापक के लिए यह परम आवश्यक है कि वह खोज विधि द्वारा बालकों को गणित पढ़ाए एवं उनकी स्वयं की आवृत्ति खोज हो। जैसे मतलब कि गणित के अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि वह गणित जब भी पढ़ाए तो वह खोज विधि के द्वारा पढ़ाए और उसमें यह भी देखे कि बालक का दृष्टिकोण उस विधि के प्रति या उस विषय वस्तु के प्रति, उसको सीखने के प्रति क्या नज़रिया उसका है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
प्रत्येक स्थिति में उसकी कक्षा के बालकों को एक खोज करने वाले के स्थान में रखना चाहिए ताकि बालक स्वयं अपने लिए नवीन ज्ञान की खोज कर सके। देखिए, आप देखते होंगे, आप बाल विकास में पढ़े होंगे, आप चाइल्ड साइकोलॉजी में यह चीज़ देखे होंगे कि अब अध्यापक की भूमिका एक केवल पथ प्रदर्शक के रूप में है या परामर्शदाता के रूप में है, निरंकुश अध्यापक नहीं है। बहुत पहले ऐसा होता था कि जो टीचर पढ़ाता था वही बच्चों को पढ़ना होता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो टीचर पढ़ाता, टीचर केवल सहायता प्रदान करता है, छात्र खुद अपने से क्रिया करते हैं और नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। बिना उपयुक्त विधि को अपनाए वह गणित का एक सफल अध्यापक नहीं हो सकता। यह केवल गणित के लिए ही लागू नहीं है, बल्कि यह सभी विषयों के लिए है कि यदि उसके शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक उचित विधि का प्रयोग नहीं करेगा, उचित सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा, उचित पाठ्यक्रम का प्रयोग नहीं करेगा, उचित पाठ्य पुस्तक का प्रयोग नहीं करेगा, तो वह कभी भी उस विषय का सफल अध्यापक नहीं हो सकता। उसके बाद गणित अध्यापकों की वर्तमान दशा क्या है? भारत में गणित अध्यापकों की दशा बड़ी शोचनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में कोई अपनी इच्छा से अध्यापक बनने को तैयार नहीं होता। अन्य व्यवसाय में जब वह स्थान नहीं पाता तभी वह इस कार्य की ओर झुकता है। यह बिल्कुल सच बात है कि आज देखिए, हर कोई इस बात को मानना ही पड़ेगा कि अब शिक्षक की जो नौकरी है वह सब व्यवसायिक ज़्यादा है। उसकी इच्छा, वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षक नहीं बनना चाहता, लेकिन व्यवसाय के कारण वह शिक्षक बनना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी विषय वस्तु का ज्ञान है, आप उसके बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं और आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप उस ज्ञान को आसानी से बच्चों को दे सकते हैं, तो आपको शिक्षक बनने के लिए मेहनत करना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह भी है कि सारे देशों में ऐसे अध्यापकों की कमी है जो गणित जैसे विषयों में पूर्ण ज्ञान रखते हों। ये सबसे ज़रूरी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सच बात है कि आप किसी भी विषय के शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आपको उस विषय का पूर्ण ज्ञान होगा या आप में सीखने की जो जिज्ञासा है वह निरंतर बढ़ती उम्र के साथ भी बनी रहेगी। इसका परिणाम यह होता है कि विषय उनको पहाड़ के समान दिखाई देने लगता है और उनकी रुचि घट जाती है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जिनको भी ऐसा लगता हो कि उनको उस विषय में रुचि नहीं है, वह उस विषय के अध्यापक कभी ना बने, नहीं तो आने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस विषय में पंडित हैं, परंतु वह विद्यार्थियों की कठिनाइयों से परिचित नहीं हैं, अतः वह अपना पूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुँचाने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ मेरी हिमांशु सर से जब मुलाकात हुई तो हमारी बात इसी पॉइंट पर हुई कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस विषय में पंडित हैं, परंतु वे विद्यार्थियों की कठिनाइयों से परिचित नहीं हैं, अतः वह अपना पूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं। देखिए, मैं उनसे यही बात कहा कि मुझे कितना ज्ञान है, कितना मैं जानता हूं, मैं कितनी चीज़ों के बारे में जानता हूं, मैं यह तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसको इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा कि छात्रों को बिल्कुल पूरा का पूरा आत्मसात छात्र कर ले जाएंगे, छात्र पूरे ज्ञान को ग्रहण कर ले जाएंगे। शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यही होना ही चाहिए कि आप कितना जानते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका बताया हुआ ज्ञान विद्यार्थी ने कितना ग्रहण किया है यह इम्पॉर्टेंट है। गणित के प्रशिक्षित एवं सुयोग्य अध्यापक बड़े बड़े नगरों के अतिरिक्त छोटे छोटे नगरों में जाना पसंद ही नहीं करते। एक तो उनको वहाँ का वातावरण पसंद नहीं है, दूसरे उनको ट्यूशन आदि नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कारण है, लेकिन इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं कि गणित बहुत कठिन विषय है या गणित को पढ़ाना कठिन है। हाँ, सबसे पहले ये होना चाहिए, किसी भी विषय को यदि पढ़ाना है आपको तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, आपको उसकी बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात है कि आपको छात्र की समस्याओं का पता होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाने के लिए बस इस कारण से तैयार हुआ कि मैं 3 से 4 साल ऑफलाइन क्लास में ये देखा हूँ, ये अनुभव किया हूँ, यह समझा हूँ कि छात्रों की समस्याएं क्या होती हैं, छात्र क्या चीज़ें कह नहीं पाते, छात्र क्या समझ नहीं पाते, कि किन कारणों की वजह से वह अपनी परीक्षा को पास करने में असफल हो जाते हैं। मैं उन कारणों को जानता हूँ, इसलिए आपको पढ़ाने के लिए तैयार हुआ हूँ। गणित क्लब क्या होता है?
गणित क्लब के द्वारा गणित के अध्ययन को बल और उद्दीपन प्रदान किए जाते हैं। बल और उद्दीपन दोनों का मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, इसलिए इसमें वही विद्यार्थी शामिल होते हैं जो कि वास्तव में गणित में रुचि रखते हैं तथा विषय का वह स्वरूप जानना चाहते हैं जो कि कक्षा कार्य से भिन्न होता है। आपने लाइब्रेरी सुना होगा, लाइब्रेरी होती है, यह ठीक गणित क्लब भी उसी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें केवल गणित से संबंधी वस्तुएं रखी जाती हैं। गणित से संबंधी वस्तुएं रखी जाती हैं तो वे छात्र जिनको गणित में रुचि है वह उसमें उसकी सदस्यता लेते हैं, उसमें जाते हैं और वह गणित क्लब उन छात्रों के अध्ययन को एक बल देता है। बल का मतलब उनको प्रेरित करता है और उद्दीपन भी प्रदान करता है। उद्दीपन का उनके मतलब कि उनके सामने एक ऐसा उद्दीपन प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप उनको गणित को सीखने की चाह बढ़ती है और वह गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, नए नए नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। गणित क्लब ऐसा अनौपचारिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराता है जैसे कि नियमित कक्षा में संभव नहीं हो सकता। इसमें स्वतंत्र सामाजिक अंतरक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। जैसे देखिए, गणित क्लब क्या करता है, यह एक अनौपचारिक है, मतलब इनफॉर्मल है, ऑफिशियल नहीं है। यह आधिकारिक या औपचारिक फॉर्मल नहीं है, यह इनफॉर्मल सामाजिक वातावरण निर्माण करता है। कक्षा में यह क्यों नहीं संभव हो पाता? क्योंकि कक्षा में यदि 50 बच्चे हैं तो 50 की 50 प्रकार की रुचि होगी। लेकिन जो गणित क्लब है उसके अंदर वही जाएगा, उसकी सदस्यता वही लेगा जिसकी रुचि गणित में होगी। तो इसलिए यह एक स्वतंत्र सामाजिक अंतरक्रिया पैदा करता है और यह गणित में रुचि रखने वाले छात्रों को एक नई दिशा प्रदान करता है। गणित क्लब का गठन, गणित क्लब के सदस्यों का गठन विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। शिक्षक की भूमिकाएं पथ प्रदर्शक, परामर्शदाता तक ही सीमित हो। उसको क्लब का संचालन सही तरह से करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। देखिए, गणित क्लब का गठन हो अच्छी बात है, लेकिन उसमें उसका स्वरूप क्या होना चाहिए कि उसका स्वरूप यह होना चाहिए कि गणित क्लब का जो गठन हो वो विद्यार्थियों द्वारा ही हो और शिक्षक उसमें केवल पथ प्रदर्शक रहे, गाइड के रूप में रहे, उनको परामर्श दे, उनका सहयोग करे और क्लब का संचालन सही तरीके से करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करे। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपको आज का पढ़ाया हुआ सारा टॉपिक खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आपकी आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप खूब मेहनत से पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए और उसके साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझसे इस नंबर पर अपनी समस्या कह सकते हैं, 8299 73 58 60। और आप अपनी समस्या मुझसे कह सकते हैं, मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।